हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके हाजिर हो चुके हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम लोग डिफरेंट सेक्शन के एमसीक्यू के एनालिसिस कर रहे हैं। तो लास्ट सेक्शन में हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था। आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। यूकेपीएससी आपका देखिए 3 तारीख को आपके सामने खड़ा हुआ है, फिर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सब बैक टू बैक अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में आपके सामने दस्तक दे देंगे। तो आपको तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। हर एक सेक्शन को कवर कीजिए, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन और आपके सारे जीएस के जितने पोर्शंस हैं सबको अच्छे तरीके से करना है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सही जवाब क्या है और किस तरीके से हम इसका सही उत्तर निकालेंगे। तो जैसे आप बच्चों पढ़े होंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़े होंगे सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट क्या है, कैसे किस आर्टिकल्स में कौन कौन सी बातें दी गई हुई हैं, कैसे इसका गठन होता है, किसने, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप नहीं भी पढ़े होंगे तो जाके देख सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का, जब यूनियन गवर्नमेंट वाला आपका चैप्टर होगा तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। आप जानते होंगे पावर आपकी राष्ट्रपति की पावर होती है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? एडवाइजरी, आप जानते होंगे, एडवाइस ले सकता है। किससे? आपके सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकता है किसी मुद्दे पे, भैया बताओ ये चीज जानकारी हमें चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है? एडवाइस देता है, परामर्श देता है। तो वो किस अनुच्छेद में वो बात लिखी गई है वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसका जवाब भी आप देखिए दीजिएगा जब एग्जाम में आ जाए। तो आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, एडवाइस ले सकता है आपका राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान में रखिएगा, जब सब आप कहोगे सर्वोच्च न्यायालय इतना बड़ा सर्वोच्च है, सुप्रीम है, तो उसकी बात क्या राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए कि नहीं? तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट है आपको बता दे रहे हैं हमारी बात मानो। वो राष्ट्रपति पे निर्भर करेगा कि हम इसकी बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बाकी किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत वो राष्ट्रपति परमिशन, मतलब एडवाइस ले सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन, मतलब रिव्यू, ठीक है ना, आप देखे होंगे, रिव्यू सुने होंगे, आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? मतलब किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू, आप एक टर्म सुने होंगे, जुडिशियल रिव्यू आप एक टर्म सुने होंगे, तो ये उसको पुनरावलोकन कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत अपने ही आदेशों को रिव्यू कर सकता, सही है या नहीं, या उसको स्टे लगा दे या उसमें चेंजेस कर दे, ये सब सारी चीजें तो किस आर्टिकल के तहत? तो ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा, पूछ लेते, कभी कभी पूछ लेते, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा जुडिशियल रिव्यू क्या कोई किसी आर्टिकल के अंतर्गत है कि नहीं, तो ये भी आपको जानना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई? भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। प्रेसिडेंट कौन था आपके जो कैबिनेट मिशन आया भारत? ठीक है ना, कैबिनेट मिशन कब आया आपका भारत में? 1946, ठीक है ना, नवंबर 1946 मार्च में आया था आपका कैबिनेट मिशन। फिर इसका गठन नवंबर में हुआ और इसी के आधार पे ही आपका दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 9 दिसंबर को आपकी पहली संविधान की बैठक हुई। तो वही जो कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसकी अध्यक्षता कौन की? यानी मिशन में टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? 3 मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट मिशन। बाकी 2 लोग उसमें और थे, 2 मेंबर्स और थे। वो कौन थे आपके? एक देखिए यहाँ पे, ये पहले नंबर वाली, इसके मेंबर थे स्टोफर्ड क्रिप्स, जो कि आपके अध्यक्ष नहीं थे। तो दूसरे कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना, एबी अलेक्जेंडर, और दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स।
ठीक, ये 2 मेंबर्स थे। बाकी पैथिक लॉरेंस जो आपके थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का, आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? देखिए अभी मेरे मुंह से निकल गया था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एनालिसिस में। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ गया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई कि किसके रिकमेंडेशन के आधार पे? कैबिनेट मिशन के भी पूछ लिया जाता है आपके, किसके रिकमेंडेशन के आधार पे संविधान सभा आपका गठित हुआ था? तो कैबिनेट मिशन ही आया था। मिशन फेल हो गया और पीछे की जितनी लोग थे इसकी चर्चाएं थी तो फेल होते चला गया, तो बाकी आपका कैबिनेट मिशन आया। तो फाइनली इसी के आधार पे ही आगे संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनना स्टार्ट हुआ। तो ध्यान में रखिएगा 9 दिसंबर, ये डेट तो एकदम आपने बर्थ डेट की तरह याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आपके ये पूछा गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारत के डोमिनियन के लिए संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को पुनः समवेत हुई, रिशफल की गई, मतलब एक बार से, मतलब आपको पता होगा कि जब 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ था, तो भाई उस समय अलग स्थिति रही होगी। ठीक है ना, संविधान सभा की। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो फिर से एक बार रिशफल हुई, फिर से एक बार रिस्टोर करके हुई। तो इसकी घटी हुई सदस्यता की संख्या कितनी थी? तो 311, 299, 300, 289। तो सही जवाब क्या है? तो देखिए याद करिए, शुरुआत में जब संविधान आपका बनना स्टार्ट हुआ तो अकॉर्डिंग टू किसके, आपकी कैबिनेट मिशन के अनुसार बोला गया भैया 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 कहां से होंगे, आपके कहां से, जो आपके क्या होंगे, ब्रिटिश प्रोविंस होंगे। ठीक है ना, ब्रिटिश प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रांत से होंगे 292 लोग। 93 लोग आपके कहां से होंगे, 93 लोग आपके प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतों से होंगे। 4 लोग आपके कमिश्नरेट वगैरह, जो यूटीज मतलब जो जिसके आपके ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश के जो कमिश्नरेट वगैरह जैसे आज का यूटीज वगैरह। तो ये 389 का टोटल उसने मेंबरशिप बना के रखा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसमें आपके देसी रियासत वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। शुरुआत में जब संविधान सभा की बैठक हुई पहले तो उसमें 211 लोग पार्टिसिपेट किए, मुस्लिम लीग भी नहीं थी। तो ये तो सब चलता रहा, कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब देश आजाद हो गया ना बच्चों, तो फिर आप खुद ही ध्यान देखिए, तो पहले पहले क्या था, ये सब आपका पाकिस्तान, जो आज के समय बलूचिस्तान वगैरह, ये सब सारा रीजन सब अपने ही अंडर में था। ठीक है ना। तो फिर जब आजाद हो गया तो भाई ये कट के इधर निकल गया। ठीक है ना। तो कुछ आपके ब्रिटिश प्रांत इसमें से बलूचिस्तान वगैरह वाले रीजन चले गए। तो जब ये रीजन चले गए तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी जो सीट्स थी, जो 292 ब्रिटिश प्रांत की सीट थी, तो ये भी तो घट जाएंगी। ठीक है ना, तो ये भी घट जाएंगी। तो ये 292 से कितना हो गई, 229 पहुंच गई। ठीक है ना, ये 229 पहुंच गई। बाकी 93 जो देसी रियासत थी, ये भी 93 से घटकर कितनी हो गई, 70 हो गई। तो अब कितना बची, 229 और 70। ठीक है ना, तो 299। तो कितनी सीटें हो गई आप बाद में, जब देश आजाद होने के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब पुनः समवेत हुई तो टोटल सीटें आपकी बची 299। ठीक है ना, बात कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिया के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? संवैधानिक सलाहकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कौन था? तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये है आपके डॉक्टर BN राव साहब, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्या थे, एडवाइजर थे। ठीक है ना। BR अम्बेडकर तो आपको पता है ये किसके अध्यक्ष थे, आपके प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे। KM मुंशी भी आपके थे, किसके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। MC सेताल साहब भी अलग मेंबर थे। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, BN राव थे। ठीक, अगला प्रश्न। भारत का संविधान का गठन जो हुआ किस संविधान सभा अधिनियमित द्वारा किया गया था? ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पहले पढ़ा ही, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि संविधान सभा का गठन ही बहुत पहले हो गया था, 47 से पहले। कैबिनेट मिशन योजना 1946, हाँ भाई काफी हद तक सही लग रहा। अंतरिम सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई ऐसा कोई रोल ही नहीं। तो सही जवाब आप वैसे भी निकाल सकते हैं,
और यही सही जवाब भी है। कैबिनेट मिशन योजना, जो कैबिनेट मिशन आई थी 1946, उसी के रिकमेंडेशन के द्वारा ही क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना, तो आंसर मिल गया होगा आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता किसने की, ये आपका प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अम्बेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद या पी उपेंद्र। तो सही जवाब जानिएगा कि जो संविधान सभा थी उसकी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जो पर्सन थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हीं को ही क्या किया गया, जो पहले दिन आपके उद्घाटन बैठक में, यानी किस दिन, 9 दिसंबर 1946 को इनको क्या बना दिया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, अस्थायी अध्यक्ष। फिर उसके बाद अगले दिन 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष हमने चुन लिया था, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे आपका वही उद्घाटन बैठक, मतलब पहले दिन ही की बात की जा रही है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदा समिति, मसौदा मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो अब की बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे। ठीक है ना, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी कब गठित हुई, 29 दिसंबर 1947 को, ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है ना, 29 दिसंबर 1947 को ये गठित हुई। फिर उसके बाद इसने अपना पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में जमा किया, फिर अक्टूबर 1948 में इसने दूसरा ड्राफ्ट सबमिट किया, फिर रीडिंग वगैरह हुई, तो फिर फाइनली जाके 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, आपके संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया संविधान को। फिर 26 जनवरी 1950 को फाइनली लागू किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग के आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर आपका जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसमें भी आपके टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, इसका भी आपको नाम वगैरह याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है ना, मैंने पूरा चैप्टर में कराया था, वहां पे जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया भैया बताओ, जुलाई 48 में, 50 में, 46 में, 47 में। ध्यान रखिएगा जुलाई 1947 में, और डेट भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेंगे। तो 22 जुलाई 1947 को आपका जो राष्ट्रीय ध्वज था इसको अपनाया गया। ठीक है ना, 3:2 का इसका रेशियो है। इसको कौन थे, पेंगली वेंकैया वॉज द डिजाइनर ऑफ द राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया, यह बताओ किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद या आर्टिकल 233 के अंतर्गत अधीनस्थ यानी मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या किया गया है, प्रावधान रखा गया है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है, मिनिमम एज क्या है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए। तो आपको तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, 22, 23, 24 किस मतलब आपको भूल से भी ये नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे 22, 23, 24 कहीं कुछ नहीं मिलता, 25, 35, 30 यही सब मिलता है। तो ये आपका इसी मार देंगे ना होते हुए भी, तब भी सही जवाब रहेगा। और सही जवाब भी ये 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम उम्र आपकी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, ये देखिए प्रश्न आपके सामने बन गया है, किसके द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गवर्नर जनरल क्या अपनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है, इतनी बड़ी आपका संविधान बना। ब्रिटिश संसद, उसका कोई रोल ही नहीं था भारत के संविधान सभा है, भारत की संसद, 2 ऑप्शन है 50-50। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका संविधान का निर्माण किसने किया था, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था, संविधान सभा ने किया था। तो यही आपकी संविधान सभा ने ही इसको एडॉप्ट किया था, अपनाया था, अंगीकृत किया था। ठीक है ना, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, संविधान सभा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में कब लिया था। तो आपको पता है 1857 की जब क्रांति हो गई थी, तो उसके बाद ब्रिटिश कंपनी से किसके हाथ में, जब ब्रिटिश कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किसके हाथ में चली गई,
ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो वही माना जाता है कि क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथ में कब लिया, तो वही आपका एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसी के ही आधार पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पूरी पावर किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो वही कहा जाता है क्राउन को अपने हाथों में ले लिया। तो ये इसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, तो जैसा कि आपको पता होगा शिक्षा का अधिकार आपका क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है ना। आपका ये फंडामेंटल राइट है, तो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन आपको जोड़ दिया गया, जिसमें आपको 6 से 14 तक की आयु मतलब क्या हो जाए, लगभग आपका 10वीं क्लास तक आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको मिलना ही मिलना है। तो वो जो जोड़ा गया वो आर्टिकल 21A में या 21 का में जोड़ा गया, ठीक है ना। जो आपका लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था, उसी में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो 21A में जोड़ दिया गया आपका क्या, राइट टू एजुकेशन, जो कि 6 to 14 ईयर्स तक आपको कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, सारी चीजें दी गई हैं। आपको 6 राइट्स मिले हैं, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको 6 राइट्स मिले हैं, आपको पता होगा आर्टिकल 19 में। तो इसमें से पूछा कौन सा नहीं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ है। मनोरंजन, अमूर्त प्रमाद, विनोद की स्वतंत्रता, ये तो नहीं है भाई साहब। असेंबली, एसोसिएशन, यूनियन बनाने स्वतंत्रता, ये भी है। चलने फिरने, आवास स्थापन, व्यवसाय, ये स्वतंत्रता, ये भी है। तो यानी आपको जब देखेंगे 6 आपके जो राइट्स मिले हैं, पहला क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। फिर दूसरा क्या है, राइट टू असेंबली का मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली, आपको पूरी तरीके से आप संघ बना सकते हैं, वो मतलब असेंबली मतलब सभा आयोजित कर सकते हैं। तीसरा है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ किसकी, एसोसिएशन की, आपको आज़ादी है, संघ वगैरह क्लब वगैरह बना सकते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, आपको पूरी तरीके से आज़ादी, देश में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। राइट टू रिसाइड, राइट टू प्रोफेशन, तो 6 तरीके के आपको आज़ादी मिली हुई है। तो इसमें से देखेंगे मनोरंजन और विनोद की स्वतंत्रता वगैरह नहीं है उन 6 आज़ादियों में से। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता का लोप, लोप मतलब क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है ना। आप अपनी नागरिकता कब खो देंगे, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, या सरकार किसी कारण से उसकी नागरिकता से वंचित कर देता है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है ना। इन तीनों ऑप्शन में जो भी आपका होगा, अगर आप किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आपका नागरिकता आप परित्याग कर देते हैं, रेनंसिएशन मतलब छोड़ देते हैं अपनी नागरिकता, कह देते हैं भैया मैं दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ इस देश की स्वेच्छा से, तो फिर आपकी नागरिकता लॉस हो जाएगी। फिर सरकार किसी कारण से नागरिकता खत्म कर देगी, टर्मिनेट कर देगी, आप देशद्रोह कर दिए, कुछ कर दिए, तो आपकी नागरिकता को से आपको क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। तो इन तीनों केसों में आपकी नागरिकता लोप हो सकती है, जो भी आप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त, ठीक है ना, मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैलिड वोट चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाए, नेशनल पार्टी हो जाए, राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, ठीक है ना। जब वो चुनाव वगैरह लड़ती है, वोटिंग होता है, तो कितने % वैलिड वोट मिल जाए उस पार्टी को कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो टोटल वोट का उसको 6% वोट मिले, या 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है ना, 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% वोट, जितने भी वोट पड़े हैं वैलिड वोट, उसका अगर 6% उसको मिल जाता है वो वोटिंग शेयर, तो वो क्या हो जाता है, राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाती है, ठीक है ना। ये इसका एक क्राइटेरिया रखा गया, ठीक है ना। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा।
तो ध्यान में रखिएगा, जो अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये संयुक्त सत्र मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेशन। ठीक है ना, तो ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, ठीक है ना, इनवाइट करेगा, बोलेगा भाई ज्वाइंट सेशन राज्यसभा लोकसभा आओ एक जगह बैठो, बात करनी है, मतलब किसी मुद्दे पे, बिल वगैरह पे, तो बुलाएगा कौन, वो करेगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है ना, और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, मतलब अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, वो करेगा लोकसभा का स्पीकर। तो ये डिफरेंस ध्यान में, बुलाएगा ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन बिल कौन से वर्ष पारित किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, अक्सर पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा 1976 में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 1976 में इसको पारित किया गया। तो इसमें बहुत सारे आपके क्या हुए, चेंजेस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, आपके संविधान पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बिल्स, बहुत सारे एक्ट वगैरह पारित हुए, तो कई सारे कानून बने, इसलिए इसको बोल दिया जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के द्वारा आपको फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ते हैं वो है, प्रियम्बल में कई सारी चीज़ें ऐड की गई आपकी। ठीक है ना, उसके बाद आपके डीपीएसपी में कई सारी चीज़ें ऐड की गई, तो बहुत सारे चेंजेस वगैरह हुए, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये कब हुआ, आपका 1976 में हुआ। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको जानकारी बहुत कुछ मिल गया होगा इस सेशन में। तो इसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। आप भी अपना धर्म कर्तव्य निभाते रहिए, हम भी निभा रहे हैं आपके साथ, पूरा मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। आपका धर्म कर्तव्य इतना है कि बस अच्छे से पढ़ते रहिए जो हम कराते रहें, उसके साथ साथ चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 1000 का आंकड़ा पार कीजिए, मतलब सब्सक्राइब वगैरह का, ताकि अच्छा लगने लगे, 1K लिख के आने लगे और हमें भी अच्छा लगे, आपको भी तो अच्छा लगेगा क्योंकि आप इसके भाई, आप भी फैमिली मेंबर हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए आपके सेशंस के साथ। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। ठीक है ना, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।